हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग 2025 जनवरी के पेपर में सेकंड क्लास करने जा रहे हैं और ये पेपर है 2025 का जनवरी का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स मैथ्स ऑनर्स सेम 1 का पेपर है। इसमें बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ए आप देख सकते हो, स्टार्टिंग एट अ फिक्स्ड टाइम। ये बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इस टाइप का डीवोर बुक में भी एग्जाम्पल हमने किया हुआ है। स्टार्टिंग एट अ फिक्स्ड टाइम, observe the gender of each newborn child at a certain hospital until a boy is born। तो याद होगा आपको कि हो सकता है कि पहले ही बार में हमें सक्सेस मिल जाए या फिर फेलियर और सक्सेस, ऐसे भी आप कर सकते हो। बॉय और गर्ल है तो पहले ही बार में हमें until a boy is born, बॉय मिल गया। हो सकता है पहला गर्ल तो दूसरा बॉय मिला, पहला गर्ल दूसरा गर्ल तीसरा बॉय मिला, गर्ल 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 बॉय, इस तरीके से ये चलता रहेगा। कुछ भी हो सकता है, होने को तो कोई भी इवेंट हो सकता है। Assume that these successive births are independent and define the random variable x by x is equal to number of births observed। तो x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x 2 ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पे 3 बच्चों का जेंडर चेक किया गया, यहाँ पे 4 बच्चों का। तो ध्यान से देखो, अगर n बच्चों का जेंडर चेक किया जाएगा या x बच्चों का जेंडर चेक किया जाएगा, सपोज करो अगर x बच्चों का जेंडर चेक करते हैं तो g कितनी बार होगा? जी होगा x माइनस 1 टाइम और बॉय होगा लास्ट टाइम, तभी तो ये टोटल मिलाकर के x नंबर ऑफ बर्थ हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ ऑफ x बनाना है। तो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे बच्चे। लेट x बी द नंबर ऑफ बर्थ्स ऑब्जर्व्ड, नंबर ऑफ बर्थ्स ऑब्जर्व्ड, देन एंड वी हम उस टाइम पे स्टॉप कर रहे हैं जब हमें पहला बॉय मिल जा रहा है, अंटिल अ बॉय इज बॉर्न। देन गर्ल कितना मिला होगा? गर्ल चाइल्ड नंबर इज x माइनस 1 एंड लास्ट इज बॉय, एंड लास्ट इज बॉय। ठीक है, मान लो कि बॉय के आने की प्रोबेबिलिटी अगर p है तो गर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 माइनस पी, क्योंकि दो ही तो हो ही रहा है, या तो बॉय हो रहा है या फिर गर्ल हो रहा है। तो इसका पीएमएफ बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, तो जी एक्स माइनस 1 और फिर लास्ट में बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी टू द पावर एक्स माइनस 1 एंड देन पी। ये तब होगा जब एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। और ये नेचुरल नंबर है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ज़ीरो अदरवाइज, मतलब अगर फ्रैक्शन है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका सीडीएफ क्या हो जाएगा? इसका सीडीएफ क्या हो जाएगा? तो सीडीएफ बनाने के लिए हम लोग इसको सम करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, सम करेंगे 1 माइनस पी टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू पी। पी बाहर आ जाएगा, summation of 1 minus p to the power x minus 1 and x goes from 1 to infinity, x goes from 1 to infinity। p बाहर आ गया बच्चे, और ये एक जीपी है, 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। जीपी में इनफाइनाइट सम हो जाता है फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस आर, तो ये हो जाएगा p, फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस पी, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 1 माइनस पी, तो 1 1 कैंसिल, नीचे बचेगा p, पी पी कैंसिल, दिस इज सिंपली 1 माइनस पी। तो ये हो गया हमारा सी डी एफ, ये हो गया हमारा सी डी एफ। ठीक है बच्चे, तो सी डी एफ भी हमने बना लिया। सी डी एफ भी निकालने को कहा था ना, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, एक्स इनफाइनाइट सम नहीं लेना है बच्चे, यहाँ पे तो हम लोगों ने एक्स बना रखा है ना। सर जस्ट वेट, इनफाइनाइट सम नहीं लेना। सम कहाँ तक लेंगे? ये एक्स माइनस 1 से लेकर के एक्स तक जा रहे हैं, तो 1 से लेकर के x तक जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से मान लो ये हम लोग जा कहाँ तक रहे हैं, ये x माइनस 1 तक जा रहे हैं, तो 1 माइनस पी टू द पावर x माइनस 1। अब अगर फाइनाइट सम का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए जिसमें कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है,
तो ये हो जाता है a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये सब पढ़ रखे हो 11th क्लास में ही। तो ये हो जाएगा p, फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस p, 1 माइनस आर टू द पावर n, यानी 1 माइनस p टू द पावर, कितना टर्म्स है ये, x माइनस 1, और ये मिला करके हो गया 1 से लेकर के x माइनस 1 ही है, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस p। तो ये आ जाएगा p, इधर है 1 माइनस p, इधर है 1 माइनस p टू द पावर x माइनस 1, और नीचे में आ गया 1 में से 1 गया, p आ गया, p कैंसिल। तो ये आ गया 1 माइनस p माइनस 1 माइनस p टू द पावर x हो गया, ठीक है। अब अगर कॉमन ले लेते तो बात वही फिर से निकल करके आ जाएगी। तो यही हो गया हमारा CDF, यही हो गया क्या, 1 नहीं आ रहा, जस्ट वेट। एक और छोटी सी बात बची, जब हम 1 डाल रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला तो 1 भी होगा ना, क्योंकि टू द पावर 1 माइनस 1 0 1 भी होगा, है ना। तो उस तरीके से हमें देखना चाहिए था। तो GP तो हो गया, थोड़ा सा बस चेंजेस आ गया, और कुछ बात नहीं है, ध्यान से देखो। तो ये 1 प्लस से लेकर के यहाँ तक है, तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस p टू द पावर, अब कितना टर्म है, 1 2 से लेकर के x माइनस 1, और एक और है x आ गया, अपॉन 1 माइनस p। नाउ सी 1 1 गॉट कैंसल्ड, दिस इज p, फिर नीचे में p, और 1 माइनस p टू द पावर x, तो p कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस p टू द पावर x। तो ये हो गया CDF हमारा। तो दोनों पार्ट हो गया, PMF और CDF, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना था कि 1 से है तो पहला टर्म क्या होगा, पावर 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 3 का B। A certain brand of upright freezer is available in 3 different rated capacities, 450, 450L, 500 liter, 550 liter. Let X the rated capacity of a freezer of this brand sold at a certain store. Suppose X has PMF. अच्छा, PMF भी दिया हुआ है, तो इसको X ही बना दो ना, 450 लीटर, 500 लीटर, 550 लीटर, and probability of X is given. देखो क्वेश्चन में 0.2, 0.5, 0.3. कम्यूट EX स्क्वायर एंड VX, बहुत सिंपल है, सब करा रखे हैं क्लास में। EX के लिए क्या करेंगे, X इंटू PX करेंगे, और फिर यहाँ पे सम करेंगे। तो 450 इंटू 2 कितना, 0.2 कितना हो रहा है, 450 इंटू 0.2 कितना हो रहा है बताना, 450 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 90। तो बच्चे चलो जल्दी से अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 500 इंटू 0.5, 450 इंटू 0.2 हो चुका है, और इसको करेंगे तो 250 हो जाएगा, इसको करेंगे 0.3 से तो 165 हो जाएगा, सबको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 505। सो एक्सपेक्टेंसी इज 505। नाउ सी एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, अब एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स करेंगे तो एक्स पी एक्स तो है ही, अब एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे इसको x से एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 450 से जब मल्टीप्लाई करेंगे x पी एक्स को, क्योंकि एक x तो ऑलरेडी है, एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे 450 वाले से, तो ये हो जाएगा 450 इंटू 90, कितना होगा बताओ जल्दी, 90 इंटू 450, कैलकुलेटर अलाउड है, आप कर सकते हो, 40500, फिर 250 इंटू 500, दैट इज 125,000, 165 इंटू 550, दैट इज 90750। अब इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा E ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐड पूरा करो तो देखो तो क्या मिल रहा है, 90750 मेरे स्क्रीन पे है ही, प्लस 125,000 प्लस 40500 इज इक्वल टू 256250, ये आ गया। अब वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चे, E ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस E ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो व्हाट इज E ऑफ एक्स स्क्वायर, that is 256250 minus E of x whole square 505 का होल स्क्वायर,
इसमें से माइनस कर देंगे 505 का होल स्क्वायर, दिस इज 1225। ये आ गया हमारा वेरिएंस। और भी कुछ पूछा है क्या? ई एक्स स्क्वायर वी एक्स निकाल लिया हम लोगों ने 3b में, और है इसका सेकेंड पार्ट। इफ द प्राइस ऑफ अ फ्रीजर हैविंग कैपेसिटी x इज, प्राइस गिवन है 2.5x minus 650, what is the expected price paid by the next customer to buy a freezer? मतलब ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है हमें कि जितने लीटर का फ्रिज है उसके हिसाब से उसका प्राइस सेट किया गया है। 2.5 इंटू एक्स माइनस 650, ये एक्सप्रेशन है। अब हमें एक्सपेक्टेड प्राइस निकालनी है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड 2.5x माइनस 650, तो 2.5 बाहर आ गया। एक्सपेक्टेंसी ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ 650 कितना हो जाएगा? 650। अब एक्सपेक्टेंसी ऑफ x जो निकाले थे उसको डाल दो ना यहाँ पे। 2.5 इंटू 505 माइनस 650 कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 505 माइनस 650, दिस इज 612.5। ये आ गया, ठीक है। तो इतना एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो जाएगा हमारे फ्रिज का। 3 का बी हो गया बच्चे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3C पे आते हैं। तो 3C में है, सपोज दैट द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु ट्रेवल्स बिटवीन अ पर्टिकुलर origin and destination during a designated time period has a Poisson distribution with parameter mu is equal to 20। यानी ये Poisson distribution है with mu is equal to 20। Poisson distribution का फॉर्मेट क्या होता है? px is equal to e to the power minus mu to the power x upon x factorial। और क्या क्या है इसमें? What is the probability that number of drivers traveling between the origin and the destination during the designated time will be between 10 and 20 both inclusive? So P for x between 10 and 20 both inclusive का मतलब है दोनों included है end point, तो इज इक्वल टू लगा देंगे। यानी 10 से लेकर के 20 तक, 10 से लेकर के 20 तक। तो इसका मतलब है हम सम करेंगे और x की वैल्यू 10 से लेकर के 20 तक डाल देंगे। e टू द पावर माइनस म्यू यानी माइनस 20 टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो बारी बारी से डालेंगे सबको। नाउ सी, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 20 को बाहर ले लोगे और ये आ जाएगा 20 टू द पावर 0 नहीं 10 बाई 10 फैक्टोरियल, 20 टू द पावर 11 बाई 11 फैक्टोरियल। अब चाहे मर्जी तो आप इसका वैल्यू निकाल भी सकते हो, ठीक है, और ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंड, विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन वैल्यू। मतलब मीन वैल्यू यहाँ है between 2 standard deviation, so mean plus 2 standard deviation and mean minus 2 standard deviation। within 2 standard deviation value का मतलब यही होता है। अब म्यू Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू और वेरिएंस दोनों सेम होता है। म्यू इज इक्वल टू 20, वेरिएंस इज इक्वल टू 20, सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू रूट अंडर 20। तो ये जो रेंज है ये हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू रूट 20, और ये हो जाएगा 20 माइनस 2 इंटू रूट 20, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखो कि कितना आता है। रूट 20 इज हाउ मच? यहाँ तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सा रैंडम वेरिएबल आएगा। लाइक 20 माइनस 2 इंटू रूट 20, दिस इज 11 पॉइंट। तो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स बिटवीन 11.055 से लेकर के कहाँ तक? विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। और कहाँ तक? तो उसके लिए निकालना पड़ेगा 20 प्लस 2 इंटू रूट 20, दिस इज 28.94। इसके बीच में कौन कौन सा रैंडम वेरिएबल होगा बताना? 11 से थोड़ा सा भी बड़ा तो फिर 12 से स्टार्ट करेंगे। 12 13 से लेकर के x जो है वो 12 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 28 तक जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समेशन कर देंगे e टू द पावर माइनस 20 टू द पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, और 12 से लेकर के 28 तक जाएंगे।
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। टाइम हेडवे in traffic flow is the elapsed time between the time that one car finishes passing a fixed point and the instant that the next car begins to pass that point. तो दोनों के बीच का गैप है टाइम हेडवे। Let x the time headway for two randomly chosen consecutive cars. Suppose that in a different traffic environment the distribution of time headway has the form. टाइम हेडवे का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है fx is equal to k upon x to the power 4, x is greater than 1 and 0 for x is less than equal to 1. Determine the value of k for which fx is a pdf. देखो ये कॉन्टिन्यूअस पीडीएफ है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो पीडीएफ के लिए पहला तो फॉर्मेट है कि k बाई एक्स टू द पावर 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज कि k होना चाहिए पॉजिटिव। और दूसरा है कि अगर हम पूरा रैंडम वेरिएबल को एग्जॉस्ट कर दें तो प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, दैट इज k अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स 1 टू इन्फिनिटी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो टेकिंग k आउटसाइड और x टू द पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -3 को बाहर ले लिए, 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। इन्फिनिटी डालेंगे तो -k/3 और इन्फिनिटी डालेंगे तो 0 और -1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया k/3 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 3। यानी अगर k की वैल्यू 3 है, अगर k की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये एक पीडीएफ होगा, तब ये एक पीडीएफ होगा। अब इसका सीडीएफ निकालना है बच्चे, तो सीडीएफ के लिए कैपिटल FX निकाल देंगे और यहाँ पे स्मॉल FY DY बना देते हैं और Y स्टार्ट होगा स्टार्टिंग वैल्यू से। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 और जाएगा x तक, 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा x तक। तो FY dy व्हाट इज FY? तो 3 निकाल चुके हैं, 3/x टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, y करना था ना, सबको y में कन्वर्ट करते हैं। ये क्लास में बता चुके हैं कि क्यों ऐसा करते हैं, ये क्लास में बता चुके हैं कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हम y को वेरिएबल मान रहे हैं तो फिर यहाँ पर x कांस्टेंट रख सकते हैं। अगर यहाँ पर x रखते हैं तो x को वेरिएबल मान रहे हैं तो फिर x कैसे हो सकती है अपर लिमिट, इसलिए। तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो 3 बाहर, y टू द पावर -4 है तो y टू द पावर -3 बाई -3 और यहाँ पे 1 to x। Now see, this got cancelled, this is -1, 1/x cube -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1/x cube। ये आ गया हमारा CDF, ये आ गया हमारा CDF। अब और भी कुछ पूछा है क्या, डिटरमाइन P फॉर x ग्रेटर देन 2। थर्ड पार्ट में पूछा है P फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड P फॉर x बिटवीन 2 and 3। तो देखो P फॉर x ग्रेटर देन 2, तो सीधा इसमें क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 2 चाहिए तो 1 में से माइनस कर देंगे P फॉर x लेस देन इक्वल टू 2, यानी 1 में से माइनस कर देंगे CDF ऑफ 2, यानी 1 में से माइनस कर देंगे 1/2 का क्यूब, क्योंकि CDF का फंक्शन आ चुका है। 1 - 1/8 दैट इज हाउ मच, 7/8, 7/8। अच्छा F2 था ये और इसमें से माइनस करना था, ठीक है। F2 में आएगा ना 1 - 1/2 क्यूब और 1 में से इसको माइनस करना है, 1 1 कैंसिल और प्लस में तो 1/8 आ गया। अब इधर करेंगे बच्चे तो P फॉर x बिटवीन 2 and 3, तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूस है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल F3 में से माइनस कर देंगे कैपिटल F2, तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 क्यूब माइनस 1 - 1/2 क्यूब, 1 1 कैंसिल हो गया, -1/27 प्लस 1/8। अब आप इसको अपना सॉल्व कर लो पूरा एलसीएम लेकर के, 8 और 27 का एलसीएम कितना होगा निकाल करके, 27 8 जा ही लग जाएगा ना, 8 7 जा 56, 5 आ गया कैरी में, 8 2 जा 16 और 5 21,
तो ये हो गया -8 और ये हो गया +27। 27 में से 8 गया तो 19/216। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पे। इन अ रोड पेविंग प्रोसेस, asphalt mix is delivered to the hopper of the paver by truck that haul the material from the batching plant. Let the random variable x truck haul time. So x is time. Can be modeled with a normal distribution with mean value. मीन वैल्यू कितना है 8.46। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है बच्चे ये। मिनट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाउ मच 0.913 minute time. What is the probability that haul time is at least? So पहले में ये लोग पूछ रहे हैं कि what is the probability that haul time is at least 10 minute. सब कुछ मिनट में ही है, ये भी मिनट में ही था। कुछ नहीं करना बच्चे, बस इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करा ना, तो ये हो जाएगा z ग्रेटर देन इक्वल टू z1। वेयर z1 कैसे निकलेगा, तो वेयर z1 इज इक्वल टू 10 माइनस म्यू हो गया 8.46 बाई 0.913। 10 माइनस 8.46 अपॉन 0.913 अप्रॉक्सीमेटली आ गया 1.69। तो ये हो जाएगा P फॉर Z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.69। ग्रेटर देन में म्यू है 8.46 और इन्होंने 10 के बारे में बोला था, तो आगे जाएंगे ना, या ऐसे कर सकते हो कि Z की वैल्यू से ही कंपेयर कर सकते हो। बीच में होता है Z0, यहाँ पर है Z 1.69, तो आगे बढ़ गए। इससे ऊपर का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 5 ऑफ 1.69 कर देंगे। 1 माइनस 5 ऑफ 1.69 कर देंगे और ये पूरा सॉल्व होकर के आ जाएगा 0.0455। 5 ऑफ 1.69 आप हमारे टेबल को डाउनलोड करोगे वेबसाइट से तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मिल जाएगा, और एग्जाम में वो क्वेश्चन पेपर में टेबल दिए रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बगल में ब्रैकेट में 5 की वैल्यू दी होगी। अब सेकेंड पार्ट, एक्सीड्स 15 मिनट। एक्सीड्स 15 मिनट मतलब 15 मिनट से ज़्यादा, तो यहाँ भी तो वही बात है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर जेड ग्रेटर देन 15 का जेड क्या बनेगा 15 माइनस म्यू कितना था 8.46 अपॉन 0.913। सीधा इसको जेड ही लिख दिए। पी फॉर जेड ग्रेटर देन 7.16, और जब भी ग्रेटर देन का एरिया चाहिए होता है तो हम हमेशा 1 में से उसका 5 माइनस करते हैं। ये सब चैप्टर 4 में पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो लगभग ये आ जाएगा, इतनी बड़ी जेड की वैल्यू तो होती ही नहीं है बच्चे, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 1, क्योंकि जेड वैल्यू आपके टेबल में मैक्सिमम 3.99 तक गया हुआ अगर आप देखोगे तो 7.16, तो वहाँ तक तो पूरा ही एरिया आ जाएगा। 7.16 का मतलब है कहीं यहाँ पर होगा 7.16, तो उसके पहले का पूरा एरिया नहीं आ गया, तो पूरा एरिया तो यही कैलकुलेट होगा, तो पूरा एरिया ही 1 हो गया। तो 1 माइनस 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। समझ में आई बात? तो ये भी अच्छा था कॉन्सेप्ट। थर्ड पार्ट, रिमेन्स बिटवीन 8 एंड 10। सो x इज बिटवीन 8 एंड 10। इसके लिए क्या करेंगे, तो P फॉर Z बिटवीन Z1 एंड Z2। Z1 किसके लिए निकलेगा 8 के लिए निकलेगा, 8 माइनस 8.46 बाई 0.913, और Z2 किसके लिए निकलेगा 10 के लिए निकलेगा, 10 माइनस 8.46 अपॉन 0.913। तो ये निकलेगा -0.5 और ये निकलेगा 1.69। सो ये आ गया प्रोबेबिलिटी फॉर जेड बिटवीन -0.5 से लेकर के 1.69 तक। अब जब आप इसको देखोगे डायग्राम में, तो यहाँ पर बीच में होता है जेड इज इक्वल टू 0, इधर होता है जेड इज इक्वल टू -0.5, इधर होता है 1.69। तो ये हो जाएगा राइट वाले में से लेफ्ट वाले का 5 माइनस करते हैं, हमेशा यही रूल फॉलो करते हैं। 1.69 में से पाई ऑफ -0.5 माइनस करेंगे। पाई का एरिया देखने आता है आपको, टेबल से देख करके आप अपना यहाँ पे वैल्यू लिख देना, दैट विल बी योर आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4C। Suppose component lifetime is exponentially distributed with parameter lambda.
आफ्टर पुटिंग द component into service, leave for a period of 2 hours and then return to find the component still working. What is the probability that it lasts at least an additional t hours? ध्यान से सुनो क्वेश्चन को. Suppose component lifetime is exponentially distributed. तो exponentially distributed का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा e to the power minus lambda x. यही होता है ना exponential distribution का, where lambda is या x is greater than equal to 0. Lambda e to the power minus lambda x. Exponentially distributed with parameter lambda. After putting the component into service, leaving for a period of 2 hours. मतलब पहले से 2 hours के लिए उसको छोड़ दिया गया है. And then return to find the component still working. अभी तक भी काम कर रहा है. What is the probability that it lasts at least an additional t hours? So additional t hours means what? Additional t hours means total number of hours worked will be what? Total hours worked by the machine will be 2 plus t. तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है हमें कि 2 plus t के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है. 2 plus t के लिए तो प्रोबेबिलिटी फॉर x एटलीस्ट बोला है ना, लास्ट एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 plus t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 plus t टू इन्फिनिटी लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x इंटू डी एक्स. लैम्डा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा x, इधर में आ जाएगा माइनस लैम्डा, इधर कर देंगे 2 plus t और इन्फिनिटी. लैम्डा लैम्डा कैंसिल, दिस इज -1. e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x की जगह पे डाल देंगे 2 plus t. तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 plus t. यही आ गया. तो ये प्रोबेबिलिटी होगी. अब ना t की वैल्यू पता है ना लैम्डा की वैल्यू पता है, तो आंसर भी वैसा ही आएगा. ठीक है. तो अब रह गया है क्वेश्चन नंबर 5 और 6. मेरे ख्याल से इतना ही रह गया है. इसी वीडियो में कर दे क्या? बहुत कम टाइम लग रहा है क्योंकि 1 में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना समीशन वगैरह निकालने में. इसी में कर देते हैं, 2 ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5A. Suppose that 25% of all students at a large public university receive a financial aid. Okay. For the random sample of student of size 50, use normal approximation of binomial distribution to find the probability that. ठीक है. देखो 25% स्टूडेंट जो है वो फाइनेंशियल एड ले रहा है, तो p इक्वल टू कितना हो गया 0.25. मतलब एक स्टूडेंट को फाइनेंशियल एड मिलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.25. और n है 50 स्टूडेंट्स हैं. n जो है वो 50 स्टूडेंट्स का है. नाउ दे आर आस्किंग कि हमें बायनोमियल को अप्रोक्सीमेट करना है नॉर्मल पे. वो तो खैर हम लोग खुद भी चेक कर लेते हैं ना, n इंटू पी लगाते बच्चे, तो 50 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.25. तो 50 का 1/4 कितना हो गया 12.5. वो तो 10 से बड़ा है. और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75. तो n इंटू क्यू भी आ जाएगा 50 इंटू 0.75, तो 37.5. ये भी 10 से बड़ा है. सो वी कैन अप्रोक्सीमेट, ये कंडीशन तो सही निकल गया ना, वी कैन अप्रोक्सीमेट बायनोमियल टू नॉर्मल. बायनोमियल टू नॉर्मल. ठीक है. नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करेंगे. नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करेंगे तो म्यू कितना हो जाएगा n इंटू पी, जो कि हमने निकाल लिया है 12.5. वेरिएंस हो जाएगा रूट अंडर, या स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा रूट अंडर n इंटू पी इंटू क्यू. तो रूट अंडर 50 इंटू 0.25 इंटू 0.75. पूरा सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.73 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 2.73. अब इन्होंने बोला है फॉर यूज नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 10 स्टूडेंट्स रिसीव एड, यानी x लेस देन इक्वल टू 10 चाहिए हमें. एट मोस्ट 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए. तो बायनोमियल में एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि अगर मुझे 10 तक चाहिए, सपोज करो 10 तक चाहिए, तो 10 तक चाहिए और 10 ना लॉस हो,
10 के लॉस होने के चांसेस ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कितना बढ़ते हैं? 0.5 का सिस्टम समझाया गया है डिवोर बुक में, कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे प्रिकॉशन के तौर पे, तो 10 तो कभी भी आपका मिस नहीं होगा। तो बायनोमियल में हम इसको p और जब बायनोमियल से नॉर्मल में करते हैं तो p फॉर x लेस देन इक्वल टू 10.5 कर देंगे ताकि सही आए, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 10.5 के लिए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर z लेस देन इक्वल टू 10.5 का z निकाल देंगे, -12.5 अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन इज 2.73। तो ये आ जाएगा p फॉर z लेस देन इक्वल टू -0.73। अब -0.73 का मतलब क्या होता है? उसके पहले का एरिया चाहिए, तो सिंपली फाई ऑफ -0.73। फाई ऑफ -0.73 आप टेबल से देखोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 0.2327। तो दिस इज आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट, बिटवीन 5 एंड 15 बोथ इंक्लूसिव। इन्होंने बोला है 5 और 15 बोथ इंक्लूसिव, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये 5 है और ये 15 है। लेना मुझे बीच में है, 15 मिस ना हो इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। कितना ले लेंगे? 15.5। और इधर अगर ये मिस ना हो तो थोड़ा सा पीछे बढ़ जाएंगे, 4.5 से लेंगे, ताकि इसके अंदर में तो ये दोनों पक्का आ ही जाएंगे। तो इसको हम लोग विदाउट द लॉस ऑफ बाउंड्री वैल्यूज़ एक लाइन लिख करके फिर आप इसको 4.5 से 15.5 तक ले लेना। तो P फॉर जब इसको Z में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा Z1 और यहाँ आ जाएगा Z2। Z1 किसके लिए निकलेगा? 4.5 के लिए निकलेगा, -12.5 बाई 2.73, 2.73। तो ये आ जाएगा -2.93। और जब Z2 निकालोगे किसके लिए? 15.5 के लिए, 15.5 माइनस 12.5 अपॉन 2.73, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.1। तो ये कन्वर्ट हो गया बच्चे आपका, किस में कन्वर्ट हो गया? P फॉर Z बिटवीन -2.93 से लेकर के 1.1 तक। तो ये हो जाएगा फाई ऑफ 1.1 माइनस फाई ऑफ -2.93। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। एरिया आप टेबल से देख सकते हो, 1.1 आपको पॉजिटिव वाले में दिखेगा, -2.93 का नेगेटिव वाले में दिखेगा। पूरा सॉल्व करके एरिया इतना आ जाएगा। अगर आपको एरिया नहीं देखना आता है तो आप मेरा चैप्टर 4 का लेक्चर देखें, उसमें मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 3rd लेक्चर में मिलेगा आपको, उसमें मैंने कराया हुआ है, वहाँ पे आप एरिया निकालना सीख जाओगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का बी। The stress range in certain railway bridge connection is exponentially distributed. Fx is equal to lambda e to the power minus lambda x, x is greater than equal to 0, with an average of 6 MPa। तो 6 MPa से ज़्यादा आपको नज़र नहीं लगाना, बस मेगा पास्कल्स, तो वो अपना इंजीनियरिंग का यूनिट है। तो हमारा Fx तो बन चुका है, 6 डालते हैं क्योंकि 6 दिया हुआ है, -6 इंटू एक्स। Find the probability that first stress range is at most 10 MPas। at most 10 का मतलब है P for x लेस देन इक्वल टू 10। तो इसके लिए 10 तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 0 से 10 तक इंटीग्रेट कर देंगे। 6 e टू द पावर -6x इंटू डी एक्स, 6 आ गया बाहर, e टू द पावर -6x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर -6x -6, और यहाँ पे 0 to 10, 6 6 कैंसिल, ये माइनस जो है माइनस बाहर में आ गया, e टू द पावर -60 माइनस e टू द पावर -0 करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर -60, यानी 1 माइनस 1 बाई e टू द पावर 60, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा बच्चे एक ना छोटी सी मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई है? तो अगर ये लैम्डा 6 नहीं होगा, ध्यान से सुनो, मिस्टेक कहाँ हुई है। एक्सपोनेंशियल में हमने पढ़ा था कि ई एक्स आता है 1 बाई लैम्डा, प्रूफ भी किया हुआ है ना प्रूफ। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर 6 है 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 1/6। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ही 1/6 ई टू द पावर -x/6 बन जाएगा। समझ में आई बात? 1/6 और यहाँ -x/6 कर देना है, हर जगह चेंज करना है।
इधर में 1/6 बाहर आ गया, e टू द पावर माइनस x/6, क्योंकि वो लैम्डा नहीं दिया हुआ था, वो एवरेज दिया हुआ था। और जगह एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में ना एग्जैक्टली लैम्डा ही दिया रहता है विथ पैरामीटर वैल्यू। लैम्डा पैरामीटर होता है, एवरेज अलग होता है। और पॉइसन में क्या होता है कि जो एवरेज होता है वही लैम्डा होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में ex इज इक्वल टू 1/λ, ये भी चैप्टर 4 में हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है। 1/6 e टू द पावर माइनस x/6, और फिर x का जो कोफिशिएंट है -1/6, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे और होल टू द पावर 0 to 10 लिमिट ले लेंगे। 1/6 कैंसिल, माइनस e टू द पावर माइनस 10/6, और जब 0 डालेंगे तो 1, तो ये आ गया 1 माइनस e टू द पावर माइनस 10/6। ठीक है। दूसरा, इसको आप कैलकुलेटर से निकाल भी सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अगर अलाउड है तो आप उसमें पुट करके निकाल सकते हो। ई का फंक्शन होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड, दी स्ट्रेस रेंज इज बिटवीन 5 and 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी इन्होंने x बिटवीन 5 and 10 निकालने को कहा है, बोथ इंक्लूसिव। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है हमें, 5 से 10 तक क्या करना है, इसको 5 से 10 तक क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स क्या था हमारा बताओ, 1/6 इंटू ई टू द पावर माइनस x/6 इंटू डी एक्स। 1/6 बाहर आ गया, 1/6 बाहर आ गया, ई टू द पावर माइनस x/6, और बाहर में आ गया -1/6, और 5 to 10, 1/6 कैंसिल, माइनस ई टू द पावर माइनस 10/6 माइनस ई टू द पावर माइनस 5/6। पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 5/6 माइनस e टू द पावर माइनस 10/6। ठीक है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के सी में चलते हैं। तो स्टैट्स में जो है ना, पेपर टफ नहीं होता है। स्टैट्स में अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, टफ नहीं होता, थोड़ा सा लेबोरियस वर्क होता है, थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है। 5C, let x be the temperature in degrees Celsius at which a certain chemical reaction takes place and y the same temperature in degree Fahrenheit। अच्छा, x जो है वो डिग्री सेल्सियस में है और y जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है। It is known that conversion of unit from one of the two units of the other follow the rule। Okay, rule दिया हुआ है y is equal to 1.8 x plus 32। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस यहाँ डालो, y में फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। If the median of the y distribution is 50, find the median of x distribution। तो हमें निकालना है मीडियन ऑफ x इज इक्वल टू 50, नहीं, मीडियन ऑफ y 50 दिया हुआ है, तो मीडियन ऑफ x निकालना है। अगर मीडियन ऑफ y इज 50 दिया हुआ है तो नाउ सी मीडियन ऑफ x, तो जैसे मीन अफेक्टेड होता है ना चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से, हम लोगों ने पढ़ा हुआ, वैसे ही मीडियन भी होता है। यानी अगर हम लोग ऐसी बात करें कि y इज इक्वल टू 1.8 x प्लस 32 है, तो मीडियन ऑफ y विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू मीडियन ऑफ x प्लस 32। मीडियन ऑफ y डाल दो 50, 1.8, या आप चाहो तो इसको x टिल्डे y टिल्डे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिवोर बुक में टिल्डे मतलब वेव लाइक साइन बनाता है, x टिल्डे प्लस 32, y टिल्डे की वैल्यू दी हुई है 50, 1.8, x tilde will be what? We have to find it, plus 32. So 1.8 x tilde is equal to 50 minus 32. 1.8 x tilde is equal to 50 minus 32 is how much? 18 ना? तो x tilde is equal to this was 1.8. 1.8 से करेंगे तो 10 times. तो मीडियन आ जाएगा 10। ठीक है। नेक्स्ट है, if the third quartile for x distribution is, यानी Q3 for x is 15, then we have to find Q3 for y। तो बच्चे Q3 हो, मीडियन हो, Q1 हो, जितने भी पोजीशन वैल्यूज होते हैं, परसेंटाइल और डेसाइल्स हो, ये सब मीन की तरह ही चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो कि Q3 ऑफ y
जैसे y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू था 1.8x प्लस 32, यही था ना दिया हुआ। अब हम लोग Q3 ऑफ y निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1.8 इंटू Q3 ऑफ x प्लस 32। तो इधर आ जाएगा Q3 ऑफ x तो हमें पता है 15, तो Q3 ऑफ y इज इक्वल टू 1.8 इंटू 15 प्लस 32। तो Q3 ऑफ y इज इक्वल टू 1.8 इंटू 15 प्लस 32, निकाल लो ना, निकाल तो सकते ही हो। कितना आ जाएगा 59। तो ये याद रख लो कि मीन और मीडियन ये सब जो है हमारे चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल को फॉलो करते हैं सेम तरीके से। और बच्चे क्वेश्चन 6 आ रहे हैं, 6 आपका लास्ट है, लेकिन इसमें A B C 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो तीनों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A, द लाइफ टाइम ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ बैटरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन वैल्यू लैम्डा, तो म्यू इज इक्वल टू 10 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1 आर। देयर आर 4 बैटरीज इन अ पैकेज. What lifetime value is such that the total lifetime of what lifetime value is such that the total lifetime of all batteries in a package exceeds that value for only 5% of all packages. तो बच्चे ये जो है ना, ये आपका सेक्शन 5.4 से है। सेक्शन 5.123 तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन उसका बेसिक्स जरूर आना चाहिए। 5.4 तभी समझ में आएगा, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधा 5.4 को पढ़ ले और रट भी ले। तो यहाँ पर जो है ना, बैटरी जो है वो हमारा 4 है। देयर आर 4 बैटरीज इन अ पैकेज, यानी एक टोटल वेरिएबल टी बन गया, जो कि हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। चारों का लाइफ टाइम का सम हो गया। What lifetime value is such that the total lifetime, साफ साफ दिया हुआ है, total lifetime of all batteries in a package exceed that value, तो इसको exceed करना चाहिए किसी एक वैल्यू से for only 5% of all packages, यानी एक कोई वैल्यू है a, अगर t उससे ज़्यादा आता है लाइफ टाइम से, ये मुझे a नहीं पता, मतलब अगर टोटल लाइफ टाइम a से आ रहा है तो बस सिर्फ 5% केसेस में ही आता है 0.05। यानी इन लोगों ने दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी फॉर t ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 0.05। अब आपको उस a को ढूंढ निकालना है, अब आपको उस a को ढूंढ निकालना है, ठीक है। तो अब देखो जरा, प्रोबेबिलिटी फॉर t ग्रेटर देन a का मतलब है z बना देंगे, z ग्रेटर देन z1 इज इक्वल टू 0.05। अब देखो जरा z1 क्या होगा, z1 तो निकालना पड़ेगा ना। जब इस z1 को देखा तो z1 था 1.65, 1.64 और 1.65 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि फाई ऑफ z1 आ गया 1 माइनस 0.05, 1 माइनस 0.05 करोगे तो 0.95। अब मैंने आपको बताया तो हुआ है कि पॉजिटिव z वाले टेबल में 0.95 यहाँ जब देखोगे तो ये आपको मिलेगा 1.6 के 0.04 और 0.05 के बीच में मिलेगा, दोनों जगह सेम होगा। तो हम एवरेज ले लेते हैं, 0.045 भी लिख सकते, सॉरी 1.645 भी लिख सकते हैं, या फिर 1.65 ही ले लें। तो P फॉर Z ग्रेटर देन 1.65 इज इक्वल टू 0.05, सो Z1 इज इक्वल टू 1.65। अब देखो जरा, Z1 इज इक्वल टू T माइनस म्यू ऑफ T अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ T। अब सम टोटल के लिए हम लोगों ने म्यू भी निकालना सीखा है। अगर t इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 है, तो म्यू ऑफ t क्या हो जाएगा? तो देखो ना, एक्सपेक्टेंसी ऑफ t क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेंसी ऑफ t विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x2 से लेकर के एक्सपेक्टेंसी ऑफ x4, और एक्सपेक्टेंसी ऑफ x1 क्या है? म्यू है, म्यू है, म्यू है, म्यू है। तो चारों का मिलाकर के 4 इंटू म्यू हो गया, यानी कि 4 इंटू 10 कितना हो गया बताओ? 40। अब वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, वेरिएंस का क्या रिलेशन होता है? वेरिएंस ऑफ टोटल निकालोगे तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 प्लस वेरिएंस ऑफ x4, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1, 4 आ गया।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी कितना आ गया, √4 इज इक्वल टू 2। तो इधर देखो Z1 की जगह पे डाल देंगे 1.65 और टी की जगह पे क्या डाल देंगे, टी तो हमें निकालना ही है, माइनस म्यूटी। म्यूटी कितना दिया हुआ है, म्यूटी कितना दिया हुआ है। अच्छा, इस ए के लिए टी निकाल रहे थे ना, तो आप इसको ए से रिप्लेस कर दो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए की भी तो वैल्यू निकालनी है। ए इज़ वन ऑफ द वैल्यू ऑफ टी जिसके बाद परसेंटेज 0.05 है, यानी 5% ही सिर्फ उससे बेटर है सिचुएशन। ए इतना अपर लेवल है जिसके ऊपर सिर्फ 5% ही हमारा लाइफ टाइम होगा बैटरी का। माइनस म्यूटी, म्यूटी निकाल चुके हैं बच्चे 40 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी इज़ 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा और फिर 40 ऐड हो जाएगा, 40 प्लस 2 इंटू 1.65। a कितना आ जाएगा 1.65 इंटू 2 और a आ गया हमारा 43.29। ठीक है, 43.29 होगा, नहीं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी आएगा। 2 इंटू 1.65 3.3, तो हमारा 43.3 ही आ गया बच्चे, क्योंकि हम लोगों ने 1.65 लिया है तो 43.3, यानी 43.3 के ऊपर अगर आप लाइफ टाइम निकालने का कोशिश करोगे तो आपका 5% आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 का बी। 6 के बी में द एफिशिएंसी रेशियो फॉर अ स्टील स्पेसिमेन इमर्स्ड इन अ फॉस्फेटिंग टैंक is the weight of the phosphate coating divided by the metal loss both in mg per feet square. The following data on tank temperature and efficiency ratio are given. मतलब हमें x और y दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है। Determine the equation of the estimated regression line. कितने डेटा हैं जरा काउंट कर सकते हो। देखो डेटा काफ़ी ज़्यादा था और ये लोग रो वाइज लिखना शुरू किए, इसलिए इनको कितने रो की ज़रूरत पड़ गई, 1 2 3 4, 4 रो में डेटा इनका फैला हुआ है। तो x में 170, 172, 173, 174, 174, 175, 176, x में और क्या है 177, ठीक है, 180, 180, 180, 180, 180, 3 4 5, 181। ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा और लास्ट वैल्यू मान लो आपका आ गया x का 188 तक चले गए, यहाँ पे डॉट 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 लगा के 188 तक चले गए। y की स्टार्टिंग वैल्यू है 0.84, फर्स्ट रो में वैल्यू है, फिर जगह नहीं मिला तो उसी को कंटिन्यू किया सेकेंड रो में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि इतनी सारी वैल्यूज़ क्यों दी हुई है। तो y में 0.84 से शुरू कर रहे हैं और 3.08 तक जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें x और y दिया हुआ है। अब पूछा है इक्वेशन निकालना है, तो x और y के बाद पता है हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर भी चाहिए। यहाँ पे सम करेंगे समेशन x समेशन y समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। कैलकुलेटर अलाउड है, इसलिए बस थोड़ा सा लेबोरियस जैसा लेबर जैसा काम करना पड़ेगा, मेहनत, लेकिन आ जाएंगे सारे समेशन। जब सारे समेशन आ जाएंगे तो अभी मान लो बुक से ही यूज़ कर ले रहे हैं, 4308 आएगा, आप भी करके देखना। 40.09 आएगा समेशन y, समेशन एक्स स्क्वायर आएगा 773790 और समेशन एक्स वाई आएगा 7243.65। अब अगर हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 इंटू एक्स, ये SRF है ना, याद होगा आपको, मैंने चैप्टर 12 में पढ़ाया हुआ है। तो चैप्टर 12 में पढ़ाया हुआ है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि b1 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहो तो एस एक्स वाई, एक और फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, b1 इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, आप इससे भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि उसके लिए फिर x और y दिया रहेगा ना, तो आपको मीन निकालना है, समेशन x समेशन y, मीन आ जाएगा समेशन x बाई n और y मीन आ जाएगा समेशन y बाई n। फिर आप x माइनस एक्स मीन निकालोगे, फिर आप y माइनस वाई मीन निकालोगे, फिर x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर और यहाँ पर x माइनस एक्स मीन इंटू वाई माइनस वाई मीन। यहाँ जब सम करोगे तो ये आ जाएगा एस एक्स वाई, यहाँ जब सम करोगे तो ये आ जाएगा एस एक्स एक्स।
उन्हीं दोनों का रेशियो आ जाएगा B1। तो आप चाहे किसी भी मेथड से चलो, चाहे इस मेथड से चलो, चाहे इस मेथड से चलो, दोनों में आंसर सेम ही आना है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि डेविएशन नहीं लेना पड़ेगा और ये यहाँ आ गया। या डेविएशन लेने से भी बच्चे क्या हो जाता है ना कि वैल्यूज़ काफ़ी छोटी छोटी हो जाती है, तो कई लोगों को डेविएशन लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे आप। B1 इज इक्वल टू n कितना था, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 जा 21 और 3 मिला करके 24 है। 24 है क्या, n इज इक्वल टू 24 है। तो n इज इक्वल टू 24, तो यहाँ पे डाल देंगे 24 इंटू समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई कितना है 7243.65 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई 4308 इंटू 40.09, नीचे में आ जाएगा 24। एक बार और काउंट कर ले, 3 3 6 7 7, ठीक है। 24 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 773790 माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर 4308 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व करेंगे तो स्लोप निकल करके आएगा नहीं, एक मिनट, स्लोप निकल करके आएगा 0.0942। अब देखो स्लोप तो आ गया और हमें पता है y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स हमने बनाया है, तो y मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी नॉट प्लस बी वन इंटू एक्स मीन। वाई मीन और एक्स मीन है हमारे पास, यहाँ देखो, यहाँ निकालते हैं। एक्स मीन क्या हो जाएगा 4308/21, वाई मीन क्या हो जाएगा 40.09/21। इनको पुट कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा वाई मीन में क्या हो जाएगा 40.09/21 इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन तो निकाल लिया है 0.0942 और एक्स बार कितना हो जाएगा 4308/21। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो बी नॉट आ जाएगा आपका 15.24, वो भी माइनस में, बी नॉट आ जाएगा माइनस में 15.24। तो पूरा मॉडल क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन, तो y इज इक्वल टू बी नॉट यानी कि माइनस 15.24 प्लस 0.0942 इंटू एक्स। ये मॉडल बन गया हमारा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कैलकुलेट, सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट अ पॉइंट एस्टिमेट फॉर ट्रू एवरेज एफिशिएंसी रेशियो व्हेन टैंक टेम्परेचर इज 182, व्हेन टैंक टेम्परेचर इज 182। तो टैंक टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट किया x से, सो व्हेन x इज इक्वल टू 182 तब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हो गया ना बच्चे, ये प्रेडिक्शन का ही तो पार्ट हो गया, तो y नहीं निकाल सकते, -15.24 प्लस 0.0942 इंटू 182 करके निकाल लेंगे। अब देखो मैंने तो बड़ी जल्दी कर लिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास सारे समीशन की वैल्यूज गिवन थी, मैंने निकाल रखा था। लेकिन एग्जाम में तो आपको इसमें टाइम लगेगा ना, आपको निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया, इसमें आप पूरा सॉल्व करके निकालोगे 1.90 आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का सी, जो कि है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है ये, इफ x and y are two variables such that summation x is equal to 25.7, summation x square is equal to 88.31, summation y is equal to 14.40। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें समेशन दिया हो और बी ऑप्शन में एक्स वाई दिया हुआ था, तो हम लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप सी पार्ट करना, जिसमें समेशन दिया रहता। कुछ तो टाइम बचेगा, समेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें तो समेशन भी निकालना पड़ता है 26.4324 और समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 46.856, वेयर समेशन रन्स ओवर n इज इक्वल टू 15 वैल्यूज ऑफ x and y। Then compute the coefficient of correlation between x and y. Does the value of coefficient of correlation between the variables change when each value of x and y in the data is doubled? तो बच्चे आपको बता दें कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड नहीं करता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने क्लास में प्रूव भी किया हुआ है।
आर ऑफ यू वी इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स वाई, तो सेम ही रहेगा। तो अब रही बात इनके आर निकालने की। आर का फॉर्मूला क्या क्लास में बताया हुआ है बताओ? आर इज इक्वल टू होता है एस एक्स वाई बाई रूट अंडर एस एक्स एक्स इंटू एस वाई वाई। अब एस एक्स एक्स और एस एक्स वाई कैसे निकलेगा? तो एक्स वाई, या आपको और भी ये सब मैंने क्लास में बताया हुआ है, उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या आर का एक और फॉर्मूला है एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन रूट अंडर, जो ये रिग्रेशन का फॉर्मूला था ना स्लोप का, उससे मिलता जुलता है। रिग्रेशन के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। जो न्यूमरेटर रहेगा वो सेम टू सेम, डिनोमिनेटर में सिर्फ x के लिए किया गया है, अब कोरिलेशन में y के लिए भी करेंगे और डिनोमिनेटर को अंडर रूट डालेंगे, बस इतना ही फर्क है। ये क्यों होता है ये आपको तो पढ़ना नहीं है, नहीं तो प्रॉपर्टी होती है बताते। रूट के अंदर में हर y को एक बार x से रिप्लेस कर दो, तो n इंटू क्या आ जाएगा, n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब सारी चीज़ों को पुट कर दो ना, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इजी होता है। आप चाहो तो जो मैंने क्लास में पढ़ा रखा है एस एक्स वाई एस एक्स एक्स एस वाई वाई, उससे भी निकाल सकते हो। उससे भी चलो निकाल करके बता देंगे, पहले इस फॉर्मूले में डाल दो। n इज इक्वल टू 15 समेशन एक्स वाई कितना है 46.856 माइनस समेशन एक्स कितना है 25.7 इंटू समेशन वाई इज 14.40 अपॉन रूट अंडर n कितना है 15 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 88.31 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर 25.7 का होल स्क्वायर रूट अंडर n इंटू यानी 15 इंटू समेशन वाई स्क्वायर इज हाउ मच 26.4324 माइनस, ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे फॉर्म से डिराइव्ड होते रहते हैं, मतलब इसको इस फॉर्मूले में लिख सकते हो, इसको इस फॉर्मूले में लिख सकते हो, एक्सपैंड करोगे एलसीएम वगैरह लोगे तो यही आएगा, माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, तो 14.40 का होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकल करके आएगा 0.939। और जो सेकेंड पार्ट में पूछा है तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा आर विल नॉट चेंज। आप लिख देना क्यों, बिकॉज आर इज नॉट अफेक्टेड बाय change of origin and change of scale, change of origin and change of scale। ये हो गया। अब एस एक्स वाई वाले मेथड से चलते हैं बच्चे, एस एक्स एक्स और एस वाई वाई वाले मेथड से चलते हैं, तो देखना जरा। तो बच्चे देखना, एस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन। ये हो जाता है एस एक्स वाई का फॉर्मूला। एस एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्वायर बाई एन। उसी तरीके से एस वाई वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर बाई एन। तो आप इस टेक्निक से भी बढ़ सकते हो। हमें जो भी समेशन की वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको ज़रा पुट करो, इसमें पुट करो ज़रा, देखो तो एस एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, एस एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, समेशन एक्स वाई गिवन है हमें 46.856 माइनस समेशन एक्स इज हाउ मच 25.7 इंटू समेशन वाई इज 14.40 अपॉन एन है 15। उसी तरीके से एस एक्स एक्स निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर 88.31 माइनस समेशन एक्स आई होल स्क्वायर 25.7 का होल स्क्वायर बाय 15। इधर एस वाई वाई निकालेंगे, तो समेशन वाई स्क्वायर इज 26.4324 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर 14.40 होल स्क्वायर बाय 15। पूरा सॉल्व करके निकाल लोगे और आर में आ जाएगा एस एक्स वाई बाई रूट अंडर एस एक्स एक्स इंटू एस वाई वाई, ठीक है 0.939।
तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आपको कौन सा याद है उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप दोनों फॉर्मूला याद करके जाएं। अब कहोगे मैम एक ही से जब काम चल जाएगा तो दूसरा क्यों याद करने की जरूरत है, क्योंकि डेटा किस तरीके से दिया रहेगा हमें नहीं पता। हो सकता है बच्चे एग्जाम में वो आपको एस एक्स एक्स एस एस ये यही करके दे दें, तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। अगर समेशन करके देंगे तब तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप इस वाले से चलो चाहे आप इस वाले से चलो। लेकिन अगर मान लो यही दिया हुआ है, यही तीनों दिया हुआ है, तब तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा मैथ्स ऑनर्स का एक पेपर, 2025 जनवरी का पेपर किया। तो मेरा थोड़ा सा कम टाइम लगा क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने पहले से ही अपना वर्क करके रखा हुआ था, इसलिए मुझे कम टाइम लगा। लेकिन आप जब करोगे तो आपको आधा घंटा ज़्यादा लगेगा मेरे से पेपर करने में। तो ये हो गया 2025 का पेपर। फिर आप 2024 का भी देखो, 2023 का भी देखो। जितने पेपर आपको मिलते हैं सारे पेपर देखो, कॉन्सेप्ट फास्ट ट्रैक में रिवाइज करो, आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। मतलब ये पेपर तो पूरा फुल में फुल लाने वाला पेपर है, इसमें मार्क्स कहीं कटने के चांसेस ही नहीं है। जब कोई थ्योरेटिकल बात ही नहीं है तो मार्क्स कहाँ कटेगा। प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर में मज़ा आता है। और मैथ्स ऑनर्स में अच्छा स्कोर करने के लिए ऐसे ऐसे पेपर की ज़रूरत होती है। तो आपका परसेंटेज पूरा थर्ड ईयर में सबका मिला करके परसेंटेज होता है ना, तो पूरा आपका परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं ऐसे पेपर। तो ऐसे पेपर बहुत अच्छे होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय 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 बाय।